नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जोशी और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। आज हम बात करने जा रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च इस टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है उसका प्लानिंग कैसा होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, वो हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट लॉन्च और उसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, एग्जैक्टली लॉन्च के टाइम क्या होता है उसके लिए बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और सैटेलाइट रिलेटेड, ऑर्बिट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, जो सैटेलाइट लॉन्च प्रोसेस होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनामिज्म वाला स्टेज होता है, मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी स्टेजेस यूज़ होती है, 3 स्टेजेस 4 स्टेजेस जैसी स्टेजेस यूज़ होती है। उसमें बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और एक ग्रेविटेशनल लॉ, ये 2 चीज़ें होती है जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पूरी प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। तो लॉन्च व्हीकल के जो यशस्वी जो प्रक्षेपण होता है या जो लॉन्च होता है सैटेलाइट का, उसके लिए दोस्तों ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक ड्रैग, इन 2 चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका कैलकुलेशन किया जाता है और पावरफुल इंजन्स और एरोडायनामिक स्टीयरिंग के ज़रिए सैटेलाइट को जो है रॉकेट के सपोर्ट से पर्टिकुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन से जो कोर प्रिंसिपल्स है, फिजिकल प्रिंसिपल्स है जो इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, न्यूटन का लॉ बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर हम दीवार पर कुछ बल लगाते हैं अपने हाथ से तो दीवार भी हमें उतना ही और विरुद्ध दिशा में बल लगाती है, जिसे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर जो रॉकेट होता है वो जैसे ही बूस्ट होता है तो उसमें से जो गैसेस निकलते हैं, उस गैसेस की वजह से एक एक्शन क्रिएट होती है। वो गैसेस धरती की तरफ थ्रस्ट क्रिएट करते हैं और रॉकेट जो है वो रिएक्शन फोर्स से ऊपर उठना शुरू हो जाता है, रिएक्शन फोर्स से। सो गैसेस का जलना, एग्जॉस्ट से बाहर निकलना एक एक्शन होती है जिसके अगेंस्ट रिएक्शन क्रिएट होता है। उस रिएक्शन से रॉकेट धरती से ऊपर उठना शुरू हो जाता है आसमान की तरफ। तो ये पहला लॉ होता है दोस्तों। दूसरा जो लॉ होता है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी जिस हिसाब से जो इजेक्ट होता है व्हीकल, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका मास जो होता है दोस्तों, जैसे जैसे उसका फ्यूल कंजम्पशन होगा, उससे जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस है जिनका यूज हो चुका है, वो जैसे जैसे उसके साथ डिटैच होंगे वैसे वैसे उसका मोमेंटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। यानी इन शॉर्ट जो है दोस्तों, जो एक्सेलरेशन रहेगा लॉन्चिंग व्हीकल का, जो रिमेनिंग स्टेज है उसका, प्लस सैटेलाइट का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो बढ़ता रहेगा। हालांकि जो थ्रस्ट रहेगा वो सेम रहेगा, इसका मतलब उसको स्पीड मिलेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक प्रकार का जो थ्रस्ट होता है उसके अगेंस्ट ये जनरेट होता है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द मास। थर्ड जो होता है दोस्तों वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसके न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दोस्तों, वो होता है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग पुल लगाती है सैटेलाइट को या रॉकेट व्हीकल को नीचे खींचने के लिए। तो जैसे जैसे जो रॉकेट होता है वो बिकॉज ऑफ हेवी थ्रस्ट ऊपर ऊपर जाएगा, हायर अल्टीट्यूड पे जाएगा, वैसे वैसे उसका जो 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 सैटेलाइट रहेगा या जो टोटल व्हीकल रहेगा वो फ्री फॉल स्टेज में रहेगा। तो फ्री फॉल स्टेज में मीन्स उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, एट द सेम टाइम उसको वेलोसिटी भी मिलेगी और उस वेलोसिटी की वजह से और उस पर्टिकुलर ग्रेविटी की वजह से कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके वजह से सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में बना रहेगा और धरती पर नहीं गिरेगा। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। इस प्रिंसिपल के जरिए हम उसे
स्पेसिफिक जगह पे लॉन्च करेंगे और वो अपना ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों ऑर्बिटल मैकेनिज्म। तो इसमें जो होता है, इसमें एस्ट्रोडायनामिक यूज होता है। एक टर्मिनोलॉजी है एस्ट्रोडायनामिक। तो ये जो एस्ट्रोडायनामिक होता है दोस्तों, इसमें जो ट्रैजेक्टरी होती है, चेंज ऑफ ऑर्बिट होता है, इंक्लिनेशन होता है, इन सभी को सही ढंग से करने के लिए ये एस्ट्रोडायनामिक एक प्रिंसिपल होता है, उसे यूज करते हैं। जिसमें दो प्रकार के जो की प्रिंसिपल्स है, एक होता है केपलर लॉ और दूसरा होता है होमन लॉ। तो ये जो दो मैंने की प्रिंसिपल बताया है, उसमें से केपलर लॉ जो होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिटल एंड कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज होता है, और दूसरा जो होता है हाउमन लॉ या हाउमन ट्रांसफर ऑर्बिट लॉ, वो होता है इफिशिएंट पाथ बिटवीन टू ऑर्बिट्स डिफाइन करने के लिए। तो ये हमने अभी जाने दोस्तों जो डिफरेंट कोर फिजिकल प्रिंसिपल्स यूज होते हैं सक्सेसफुल रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए। अब दोस्तों इसमें जो की स्टेजेस यूज होती है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हो। फर्स्ट स्टेज होती है लॉन्च एंड असेंट, जिसमें मैंने बोला है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो लिक्विड या सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं वो इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। रॉकेट एक्टिवली जो होता है वो स्टीयर होता है, उसे प्रिसाइज पाथ फॉलो करना होता है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो इस पर्टिकुलर स्टेज में होती है, जिसका नाम है फर्स्ट स्टेज लॉन्च एंड एसेंट, यानी उसे ऊपर ऊपर उठना होता है। इसमें एक टर्म यूज होती है दोस्तों मैक्स क्यू। इसे बोलते हैं मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर, यानी जो वेलोसिटी होती है वो और एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी होती है, इसका जो कंटिन्यूअस प्रेशर होता है वो पूरे डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। इसीलिए इसे क्रिटिकल डिज़ाइन कंस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है मैक्स क्यू। इसका यूज़ होता है डिज़ाइन वगैरह जो कैलकुलेशन होते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, उसके लिए। तो नेक्स्ट होता है दोस्तों सेकंड स्टेज। इसमें मल्टी स्टेज भी आते हैं, बट हम लोग लिमिटेड टू सेकंड स्टेज रहेंगे, क्योंकि उसके बाद आने वाली जो भी स्टेज होती है वो सिमिलर होती है, जहाँ पे हम लोग स्टेजिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। स्टेजिंग इफेक्ट ये क्या होता है? तो स्टेजिंग में एक बार आपका फ्यूल बर्न हो गया स्टेज 1 में, तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो डिस्कनेक्ट होता है या जेटिसन होता है। जेटिसन बोले तो निष्क्रिय चीज़ों को बाजू में करना। तो ऐसे जो वेट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। सेकंड स्टेज में बाकी जो बचे हुए इंजन है वो इग्नाइट होते हैं और उसे वो इंजन कंटिन्यू एक्सेलरेशन देते हैं और पेलोड को आगे की तरफ ऑर्बिट की तरफ ले जाते हैं। ये जो होता है दोस्तों ये सेकंड स्टेज में होता है, जिसे स्टेजिंग कहते हैं। यही थर्ड स्टेज में भी होगा और फोर्थ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट, हमें किस ऑर्बिट में लॉन्च करना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद होता है पेलोड फेयरिंग सेपरेशन। जैसे कि पेलोड होता है वो एक फेयरिंग में एनक्लोजर में सेफ होता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पेलोड यानी सैटेलाइट को हमें फेयरिंग से सेपरेट करना होता है। उसके बाद और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारा जो मैंने जैसा बताया कि जो स्टेजिंग इफेक्ट जैसा जो भी निष्क्रिय चीजें हैं वो निकल जाती है, फ्यूल कंजम्पशन हो जाता है, तो वेट रिडक्शन हो जाता है। उसे पेलोड फेयरिंग सेपरेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑर्बिटल इंसर्शन, जिसमें सैटेलाइट को स्पेसिफिक ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, यहाँ पर ऑर्बिटल इंसर्शन में। और नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट एंड इनिशियलाइजेशन, जिसमें सैटेलाइट को स्पेसिफिक ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाता है और उसे उसके जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स है उसे एक्टिवेट किया जाता है और उसके साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। तो ये आता है दोस्तों डिप्लॉयमेंट एंड इनिशियलाइजेशन में। इसी के साथ साथ इसमें हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर आपके साथ क्या एक्टिव कंट्रोल ड्यूरिंग लॉन्च, यानी लॉन्च के टाइम क्या क्या एक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। एक होता है एक्टिव स्टीयरिंग, इसमें जो पिच होता है, पिच, रोल, याइंग, ये जो सारी जो अलग अलग एक्सिस में जो कंट्रोल्स होती है इसे इंजन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। छोटे छोटे इंजन्स होते हैं उसमें लगे हुए, इसको कंट्रोल करते हैं, जिसे एक्टिव स्टीयरिंग बोलते हैं। गाइडेंस कंट्रोल, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं वो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, बाद में उसकी ट्रैजेक्टरी, बाद में पोजीशन,
ये सारी चीज़ें जो होती है ये कैलकुलेट करके उसे उस कंट्रोल को गाइड करती है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्रैकिंग पोजीशन में वेलोसिटी, रोटेशनल सॉरी वेट, ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स। इसमें आता है वेट, ग्रेविटी एंड एरोडायनामिक्स। ये सारे जो फोर्सेस होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, इनको भी कंट्रोल किया जाता है एक्टिवली। इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं वो कैलकुलेशन से उसको एरर को कंपेंसेट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आता है ऑर्बिटल करेक्शन, जिसमें थर्ड बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि सन एंड मून, इन दोनों का भी जैसे ही सैटेलाइट एक्सटर्नल ऑर्बिट में चला जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है, उसके ऊपर सन और मून का ग्रेविटी भी एक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से उसमें एक करेक्शंस करने की जरूरत होती है, उसके ऊपर फोर्सेस आते हैं इसलिए। उसके बाद होता है एटमॉस्फेरिक ड्रैग, जो लियो ऑर्बिट में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ऑर्बिट्स होती है उसमें डीके होता है और इसीलिए इस ऑर्बिट में भी करेक्शन की जरूरत होती है। उसके बाद जो अर्थ का जो ऑब्लेटनेस होता है, ऑब्लेटनेस का मीनिंग होता है तिरछापन। तो तिरछापन की वजह से भी जो ऑर्बिट होती है उसमें कई बार चेंजेस आते हैं, होते हैं, जिसको थ्रस्टर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है और सैटेलाइट की दिशा और उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती है इसे अल्टीट्यूड कंट्रोल भी कहा जाता है, जिसमें सैटेलाइट को सही से कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑन सैटेलाइट लॉन्च कैसे किया जाता है। मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद।